नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज भारत के इतिहास में 225 साल पीछे चलते हैं। जानते हैं 3 मई को 1799 में क्या हुआ था? 3 मई और 4 मई को दक्षिण भारत में एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया। टीपू सुल्तान के खिलाफ उसकी राजधानी सेरिंगापटम ईस्ट इंडिया कंपनी निजाम ने टीपू को घेर लिया। लेकिन क्यों घेर लिया, ये जानने के लिए जरूरी है कि हम जाने हैदर अली और टीपू सुल्तान की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दुश्मनी। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 4 युद्ध लड़े और 1790 से 1792 के बीच लड़े गए युद्ध में तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की एक तरीके से पराजय हुई थी। उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को सेरिंगापट्टम के किले में घेर लिया था। मार्च 1792 में टीपू को कॉर्नवालिस के साथ एक नुकसानदेह और अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। नुकसानदेह इसलिए क्योंकि टीपू को अपना आधा मैसूर राज्य गंवाना पड़ा था, और अपमानजनक इसलिए कि टीपू को अपने 2 नाबालिग बेटों को लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास गारंटी के तौर पर बंधक छोड़ना पड़ा था। प्रतिशोध की आग में जल रहे टीपू ने फ्रांसीसियों से मदद की बात की। उसने अपने दूत मॉरिशस स्थित फ्रांस के गवर्नर जनरल के पास भेजे और उसने अपने दूत नेपोलियन बोनापार्ट से मिलने के लिए भी पेरिस भेजे। इन सब पर ईस्ट इंडिया कंपनी की निगाह थी और ये तय किया गया कि टीपू नाम का कांटा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। और यूं शुरुआत हुई चौथे और आखिरी एंग्लो मैसूर वॉर की। चौथे एंग्लो मैसूर वॉर की बिसात बिछ चुकी थी और ये तय किया गया कि मद्रास आर्मी और बॉम्बे आर्मी निजाम ऑफ हैदराबाद की सेना के साथ एक बार फिर टीपू को उसकी राजधानी और उसके श्रीरंगपट्टम के किले में घेरेंगे। और इस तरह लॉर्ड मॉर्निंगटन, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हैरिस को इस पूरी आर्मी का कमान दिया। ये आर्मी किस तरीके से सेरिंगापट्टम की तरफ कूच करती है वो जानने लायक है। 11 फरवरी को लेफ्टिनेंट जनरल हैरिस वेलोर से अपनी आर्मी के साथ मार्च करते हैं और 18 फरवरी को निजाम की आर्मी मीर आलम के साथ कूच करने के बाद अंबूर में मिलती है और अंबूर से दोनों सेनाएं माला वैली में 28 मार्च को पहुंचती है। माला वैली में क्या हुआ वो बाद में बताएंगे, लेकिन देखें बॉम्बे आर्मी किस तरह कूच कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल स्टुअर्ट के नीचे कैनानोर से बॉम्बे आर्मी, जो एक छोटी आर्मी थी, कोई 6 से 7 हजार सैनिक थे, कूच करती है और 2 मार्च को सेडा से पहुंचती है। टीपू ने, जो सेरिंगापट्टम से दोनों जगहों की खबर ले रहा था, उसने बॉम्बे आर्मी से मुकाबला सही समझा और वो 5 मार्च को पेरीपाटम होते हुए सेडा से पहुंच गया और उसने बॉम्बे आर्मी के एडवांस गार्ड पर अटैक कर दिया। टीपू की आर्मी बड़ी थी, शुरुआती बढ़त भी मिली। अंग्रेज एक बार चौंक गए, लेकिन अंग्रेजों ने अच्छी रणनीति का इस्तेमाल करते हुए हिम्मत नहीं हारी और टीपू को यहां शिकस्त मिली।
हारा हुआ टीपू श्रीरंगपट्टम पहुंच गया और उसी वक्त उसे अंबूर से आती हुई दोनों सेनाओं की खबर मिली। एक बार से टीपू फिर से अपने किले से सेना लेकर निकला और मैला वैली में 28 मार्च को उसने इन दोनों सेनाओं का, लेफ्टिनेंट जनरल हैरिस और निजाम की सेना का मुकाबला किया। दुर्भाग्यवश यहां भी टीपू को शिकस्त मिली। पराजित टीपू वापस सेरिंगापट्टम अपने किले में पहुंच गया। इन दोनों फौज के लिए अब रास्ता साफ हो चुका था। 5 अप्रैल तक ये दोनों सेनाएं श्रीरंगपट्टम के किले को चारों तरफ से घेरने में शुरू हो गई थी। श्रीरंगपट्टम का किला कावेरी नदी के आइलैंड में है। कोई 2 से 2.5 मील लंबा और 1 से 1.5 मील चौड़ा ये किला अपने जमाने का एक अभेद्य दुर्ग माना जाता था। लेकिन इस किले के साथ लगने वाली ऊंची पहाड़ियां इस किले का अच्छा व्यू देती थी। इसीलिए ब्रिटिश फौज, ईस्ट इंडिया कंपनी और निजाम की फौज ने आसपास की पहाड़ियों को घेरना शुरू कर दिया। इस किले में मैसूर गेट, बेंगलोर गेट और वाटर गेट थे और धीरे धीरे उन्होंने, हालांकि टीपू ने अपनी सेनाओं को बाहर लगाया हुआ था ताकि दुश्मन कावेरी नदी पार न कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी और निजाम की सेनाओं ने टीपू के दस्ते जो यहाँ डिप्लॉयड थे उन्हें अंदर खदेड़ना शुरू कर दिया और ये टीपू का किला और उसकी दीवारें ईस्ट इंडिया कंपनी के तोपखाने की रेंज में आने लगी। टीपू का पैलेस बीच किले में था। श्रीरंगपट्टम शहर यहां पर था। श्रीरंग यानी विष्णु को समर्पित ये शहर अपने जमाने का एक बहुत ही समृद्ध शहर माना जाता है। 3 मई से ईस्ट इंडिया कंपनी की तोपों ने किले के उत्तरी छोर पर दीवार पर गोले बरसाने शुरू कर दिए और उसी वक्त सेनाएं कावेरी नदी के तट पर पार करके किले की दीवार के साथ लगनी शुरू हो गई। 4 मई को सुबह ये किला यहां से टूट गया और ब्रिटिश फोर्सेस इसके अंदर दाखिल हो गई। उसी वक्त टीपू सुल्तान, जो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था, उसने यहां से आकर के स्वयं युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में कुछ होता न देखकर वो वापस अपने राजमहल लौट गया और कुछ देर के बाद शाम के समय टीपू ने यह फैसला लिया कि वो मैसूर गेट से श्रीरंगपट्टम शहर में चला जाएगा और उसके लिए जब टीपू बाहर निकला, यहां पर तब तक ब्रिटिश फोर्सेस फैल चुके थे। उन्होंने उनके साथ लड़ाई में टीपू मारा गया। अभी तक किसी को पता नहीं था कि सुल्तान मारा गया, क्योंकि किसी ने उसे पहचाना नहीं। लेकिन एक अंगरक्षक ने जब जनरल बेयर्ड को बताया कि टीपू मैसूर गेट पे मारा गया है, तो उन्होंने उससे कहा कि उसकी लाश हमें पहचानो। तो रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी में लाश के अंबार में से टीपू की लाश ढूंढ के निकाली गई। जनरल बेयर्ड ने उसकी लाश पालकी में डालकर राजमहल भेज दी और राजमहल में कोहराम मच गया। अगली सुबह 5 मई को टीपू सुल्तान का जनाजा निकला। शहर में दंगे हुए और उसे उसके पिता हैदर अली की कब्र के साथ दफना दिया गया। इस दौरान एक बड़ी अपमानजनक घटना हुई। ब्रिटिश फोर्सेस के साथ
आए एक डॉक्टर ने टीपू सुल्तान की वो ट्रेडमार्क मुस्टैचेस मूछें काट ली और उसे अपने पास एक तरीके से मेमोरेबलिया के तौर पर प्रिजर्व कर लिया। आप कल्पना कीजिए कि जो शासक अपनी मूछों के लिए जाना जाता था, उसको अपमान करने के लिए लोगों ने उसके आखिरी वक्त में उसकी मूछें काट ली। 4 मई 1799 टीपू सुल्तान की मौत के बाद दक्षिण भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने लायक कोई नहीं बचा और साथ ही दक्षिण भारत से फ्रांसीसी इन्फ्लुएंस भी खत्म हो गया वहां। और इसके साथ भारत के राजनीतिक मानचित्र से मैसूर राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया। वो चट्टान टूट गई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तूफान का सामना कर सकती थी। आज हम टीपू को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन रेड ओवर ग्रीन चाहता है कि आप टीपू के कारनामों का मूल्यांकन एक सेना नायक के तौर पे करें। एक वो पुरुष, वो राजा जिससे कि अंग्रेज खौफ खाते थे और इतना खौफ खाते थे कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेडल बनाया तो उस मेडल में क्या दिखाया? ब्रिटिश लायन टीपू के टाइगर को नोच रहा है। और ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भारतीय जनमानस में बहुत दिन तक कायम रही, जिससे अंग्रेजों को अपना राज्य चलाने में बड़ी सहूलियत मिली। तो आज